यह पूरे यूनिवर्स की सबसे टेरिफाइंग प्रिजन थी। जितने भी वाइस क्रिमिनल्स मौजूद थे लगभग सभी यहाँ इकट्ठा थे। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पुराने बूढ़ों से लेकर सिर्फ फ्यू ईयर्स के बच्चों तक यह जगह किसी में कोई फर्क नहीं करती थी, न मेन और विमेन में, न ह्यूमंस और बीस्ट्स में, और न ही फेथ को लेकर। लेकिन वह ब्लाइंड ओल्ड मैन सबसे अलग था। साफ दिख रहा था कि उसके पास इतनी पावर थी कि वह पूरी प्रिजन में रास्ता बनाते हुए हर किसी को खत्म कर सकता था। फिर भी उसने अपनी मर्जी से पूरे 64 ईयर्स तक खुद को यहाँ लॉक्ड रखा। किसी को नहीं पता था कि यह सब प्रिजन वार्डन के साथ हुई एक डील का हिस्सा था, और अब उस डील के खत्म होने में सिर्फ 2 ईयर्स बचे थे। कॉस्मिक स्पेस की अनगिनत गहराइयों के बीच खड़ी थी पूरे यूनिवर्स की सबसे ड्रेडफुल प्रिजन, सॉलिट्यूड ऑफ करिज्मन। एक ब्लाइंड ओल्ड मैन अभी अभी 1 मंथ की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पूरी करके बाहर निकला था और उसे नई सेल में ट्रांसफर किया जाने वाला था। इतने समय तक उसके सिर्फ वही नेमलेस बीटलेस साथी थे जो कभी कभी रेंगते हुए उसकी सेल में आ जाते थे। बूढ़े ने उनमें से एक को उठाया, एक बाइट लिया और तुरंत बड़बड़ाया, टू बिटर। उसके इतना कहते ही सेल का दरवाजा धीरे धीरे क्रीक करते हुए खुल गया। गार्ड ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि रास्ता दिखाने वाला गार्ड होना चाहिए था। फिर भी पूरा सीन उल्टा था। बैंडेजेस में लिपटा ब्लाइंड ओल्ड मैन आगे चल रहा था और गार्ड उसके पीछे पीछे आ रहा था। गार्ड चलते हुए पूरी तरह कंफ्यूज था। उसे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि उसके सीनियर्स ने उसे बार बार इस ब्लाइंड ओल्ड मैन को कभी प्रोवोक न करने की वार्निंग क्यों दी थी। वह आदमी कुछ देख नहीं सकता था, फिर भी प्रिजन के इन कॉरिडोर्स में बिना एक भी गलती किए सही रास्ता ढूंढ लेता था, जबकि वह इन रास्तों पर महीने में सिर्फ 1 बार चलता था। ऐसा लग रहा था जैसे डार्कनेस उसके लिए कभी ऑब्स्टिकल रही ही न हो। नई सेल तक पहुंचने से पहले बूढ़े ने आराम से अपना सिर घुमाया और गार्ड को वापस जाते समय केयरफुल रहने की याद दिलाई। गार्ड का लाउंज यहाँ से बहुत दूर था और अकेले लौटना सेफ नहीं था। जैसे ही बूढ़ा नई सेल के अंदर गया, गार्ड ने तुरंत हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट भेजी, ट्रांसफर ऑफ सॉलिटरी सेल 982 कंप्लीटेड, माय करंट लोकेशन इज 6, रिक्वेस्टिंग रिटर्न रूट। जैसे ही बूढ़े ने नए प्रिजन ब्लॉक में कदम रखा, उसे तुरंत महसूस हुआ कि यह जगह कुछ ज्यादा ही खाली लग रही है। इनमेट्स को पता चल गया कि कोई नया कैदी आया है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है तो सबने राहत की सांस ली। कुछ लोग तो चुपके से खुश भी हो गए। उन्हें लगा कि इस बार शायद फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वे सब एक बात जानते थे, इस एरिया में बंद ज्यादातर प्रिजनर्स फर्स्ट लेवल ऑफेंडर्स थे और उनमें सबसे ताकतवर भी मुश्किल से 2nd लेवल तक पहुंचता था, यानी सॉलिट्यूड प्रिजन की सबसे नीचे वाली टियर। जंगल लॉ पर चलने वाली इस जगह में उनकी नजर में उस बूढ़े से किसी तरह का खतरा नहीं था, लेकिन किसी ने यह नोटिस नहीं किया कि वह शांत ब्लाइंड एल्डर बस हल्की सी सांस खींचता है और तुरंत हवा में मौजूद एक ऐसी प्रेजेंस को महसूस कर लेता है जो बाकी सबसे अलग थी। अंदर ही अंदर वह पहले से जान चुका था कि आने वाले दिन बिल्कुल भी पीसफुल नहीं होने वाले। तभी गोल्डन लाइट की एक तेज चमक पूरे ब्लॉक में फैल गई। सभी इनमेट्स तुरंत समझ गए कि मील टाइम हो चुका है। अगले ही पल पूरा इलाका हंगामे से भर गया। यहाँ फूड सबसे रेयर चीज थी और वही एक प्राइस था जिसके लिए हर कोई पागल हो जाता था। हालांकि सर्व होने वाला खाना हमेशा की तरह वही डिस्गस्टिंग मैगट पॉरेज था, जिसे देखकर किसी का भी एपेटाइट भाग जाए। फिर भी यहाँ हर कोई उस खाने के लिए ऐसे लड़ता था जैसे वही उसकी पूरी दुनिया हो। टॉमी नाम का एक 2nd लेवल क्रिमिनल और उसकी क्रू पूरे एरिया में अपनी दादागिरी चलाते थे। वे सारा खाना अपने कब्जे में रखते, जितना मन करे उतना बर्बाद करते और जो भी उनके पास आने की हिम्मत करता उस पर भौंकने लगते। बाकी कमजोर प्रिजनर्स बस अपना गुस्सा अंदर दबाकर बैठे रहते और उम्मीद करते कि शायद कुछ स्क्रैप्स उनके लिए भी बच जाएं। ब्लाइंड ओल्ड मैन धीरे धीरे फूड बैरल की तरफ बढ़ा। उसे बस एक कटोरी पॉरेज चाहिए थी ताकि उसका पेट भर सके, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही टॉमी के एक लैकी ने उसे रोक लिया। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए प्रिजन का सबसे क्रूअल रूल सुना दिया, अगर तुम उनकी ग्रुप का हिस्सा नहीं हो तो चाहे बूढ़े हो या बच्चे, तुम्हें खाने का कोई हक नहीं है। इतना ही नहीं, उसने ओल्ड मैन का मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया। वह बोला कि यह बेकार बूढ़ा तो सिर्फ खाने की स्मेल सूंघकर यहाँ तक चला आया है। फिर उसने बूढ़े को जोर से धक्का दिया। अगले ही पल उसने उसका गला भी पकड़ लिया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको शॉक में डाल दिया। जो ब्लाइंड ओल्ड मैन अभी तक पूरी तरह हेल्पलेस लग रहा था, उसने बस एक कैजुअल मूव किया और वह घमंडी क्रिमिनल तुरंत दर्द से चीख उठा। उसका शरीर हवा में उछल गया और उसी पल उसे अचानक कुछ दिखाई देना बंद हो गया। आसपास खड़े सभी इनमेट्स पूरी तरह स्टन्ड रह गए।
किसी ने नहीं देखा कि आखिर हुआ क्या था। उन्हें बस इतना समझ आया कि उनके सामने खड़ा यह ब्लाइंड ओल्ड मैन बेहद अजीब और डरावना था। टॉमी का गुस्सा तुरंत 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह दहाड़ते हुए चिल्लाया कि इस बूढ़े को पकड़ो और इसकी सजा तय करो। तभी कहानी का फोकस धीरे धीरे ओल्ड मैन के डरावने पास्ट की तरफ जाता है। कभी कुछ गार्ड्स को सोचते थे कि आखिर ये आदमी प्रिजन की सबसे क्रूअल पनिशमेंट्स कैसे झेल लेता है और पूरे 30 डेज की सॉलिटरी कन्फिनमेंट के बाद भी बिल्कुल नॉर्मल कैसे रहता है। लेकिन उनके सुपीरियर ने उन्हें बताया था कि अगर इस आदमी ने सिर्फ किसी मामूली प्रिजनर को मारा होता तो उस प्रिजन में जहां हर दिन थाउजेंड्स लोग मरते हैं वह कोई बड़ी बात ही नहीं होती। मगर असली सच्चाई सुनकर किसी की भी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाए। इस ब्लाइंड ओल्ड मैन ने सिर्फ 1 नाइट में पूरे एक सेल ब्लॉक के हर प्रिजनर को खत्म कर दिया था। 241 लोग मारे गए थे और एक भी सर्वाइवर नहीं बचा था। ओल्ड मैन का प्रिजन नंबर 51 था, जिसका मतलब था कि वह इस प्रिजन में लाए गए शुरुआती 51 प्रिजनर्स में से एक था और काउंटलेस क्रिमिनल्स के बीच वह अकेला लेजेंड था जो आज भी जिंदा था। उसका नाम एगेल स्टोस था और वह पूरे 64 साल से इस प्रिजन के अंदर था। लेकिन गार्ड्स ने कभी नहीं सोचा था कि वही पुराना सीन फिर से सेल के अंदर दोहराया जाएगा। ओल्ड मैन अभी भी उतना ही खतरनाक था। दूसरी तरफ इनमेट्स गुस्से और डर दोनों से भरे हुए थे। उन्होंने जो भी हाथ लगा उसे हथियार बना लिया। एक साथ उसकी तरफ दौड़े, उसे चारों तरफ से घेर लिया और चीखने लगे कि आज उसे मार डालेंगे। तभी किसी की नजर ओल्ड मैन के हाथ में पकड़ी एक ब्लेड जैसी चीज पर पड़ी। उसे देखकर वह इतना डर गया कि मानो उसकी जान ही निकल गई हो। लेकिन डजन्स लोगों की इस घेराबंदी के बीच भी ओल्ड मैन पूरी तरह काम रहा। वह इतनी तेजी से मूव कर रहा था कि कोई उसकी मूवमेंट की हल्की सी झलक तक नहीं पकड़ पा रहा था। बस कुछ ही पलों में जो भी उस पर टूट पड़े थे वे सभी जमीन पर पड़े हुए थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उनमें से एक भी आदमी मरा नहीं था। उन्होंने बस लड़ने और विरोध करने की अपनी सारी ताकत खो दी थी। हिम्मत जुटाकर टॉमी ने पूछा कि आखिर यह बूढ़ा आदमी है कौन। ओल्ड मैन ने बस ठंडे स्वर में जवाब दिया कि नंबर्स और पावर कभी एक ही चीज नहीं होते। उनके जैसे लोग जिनके पास असली स्ट्रेंथ ही नहीं है इस प्रिजन में मुश्किल से 1 या 2 मंथ्स जिंदा रह पाएंगे। अगर उन्हें अपनी जान से प्यार नहीं है तो वे उसे प्रोवोक करना जारी रख सकते हैं। यह सब निपटाने के बाद एजर आखिरकार आराम से खाना खा पाया। उसके लिए तो यह डिस्गस्टिंग मैगट पॉरेज भी उस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से कहीं बेहतर थी जहां बेसिक फूड तक मुश्किल से मिलता था। सॉलिट्यूड नाम की यह प्रिजन काउंटलेस क्रूअल रूल्स और सिस्टम्स पर चलती थी। यहाँ जो भी क्रिमिनल सरवाइव कर जाता था वह कोई साधारण इंसान नहीं होता था और उन सब में भी यह ब्लाइंड ओल्ड मैन डेंजर की सबसे ऊंची पीक पर खड़ा था। उसी सेल में जीरो नाम का एक यंग मैन भी था। उसने अनजाने में ओल्ड मैन से निकल रही अनयूजुअल ऑरा को महसूस कर लिया। लेकिन उससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि ओल्ड मैन ने एक नजर में उसके पास खड़े बच्चे की सच्चाई समझ ली। उसे तुरंत पता चल गया कि उस बच्चे के अंदर एक बेहद प्रेशियस ब्लड लाइन मौजूद है। यह सुनकर जीरो के होश उड़ गए और वह गुस्से से भर उठा। उसने ओल्ड मैन को वार्निंग दी कि वह यह सीक्रेट किसी को न बताए, वरना वह उसकी ऐसी मौत करेगा कि उसे दफनाने की जगह भी नहीं मिलेगी। लेकिन ओल्ड मैन को यह सुनकर बस हल्की सी हंसी आ गई। वह बहुत लंबी जिंदगी जी चुका था। ऐसी छोटी मोटी बातों की उसे अब कोई परवाह नहीं थी। उसने बस इतना कहा कि काफी समय बाद उसे कोई इतना अनयूजुअल इंसान मिला है। वह सिर्फ दोस्ती करना चाहता है और बच्चे का सीक्रेट उजागर करने का उसका कोई इरादा नहीं है। तभी वे इनमेट्स वापस सेल में लौट आए जो बाहर जाकर फूड कलेक्ट कर रहे थे। उनमें राइनोसेरस बीस्टमैन मॉनरॉक, सी ईगल बीस्टमैन होरिक और बीस्टमैन गोकू भी शामिल थे। जैसे ही उन तीनों ने अंदर कदम रखा और पूरे फ्लोर पर फैला हुआ खून देखा, उनका गुस्सा फट पड़ा। वे अभी अभी हार्ड लेबर करके लौटे थे और वापस आने पर उन्होंने देखा कि पहले से काफी शांत रहने वाली सेल अब पूरी तरह बैटलफील्ड बन चुकी थी। उन्होंने तुरंत दहाड़कर कहा कि जो भी इसके पीछे है वह सामने आए। एगर बिना किसी घबराहट के आगे बढ़ा और अपना नाम बताया। जब मॉनरॉक ने देखा कि उसके सामने सिर्फ एक साधारण सा बूढ़ा आदमी खड़ा है तो उसने उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया और तुरंत उसका मजाक उड़ाने लगा। वह तो वहीं उसी समय उस पर हमला करने वाला था, लेकिन होरिक ने उसे जल्दी से रोक लिया। जैसे ही होरिक ने ओल्ड मैन की ओवरवेलमिंग प्रेजेंस को महसूस किया, उसे समझ आ गया कि यह कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे आसानी से प्रोवोक किया जा सके। इसलिए उसने तुरंत माफी मांगी और कहा कि उनका किसी को ऑफेंड करने का इरादा नहीं था। वे बस शांति से साथ रहना चाहते हैं। वैसे भी एजर को उससे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
जब तक कोई खुद आगे बढ़कर उसे परेशान न करे, उसे बेवजह ट्रबल क्रिएट करने का कोई शौक नहीं था। लेकिन यह छोटी सी शांति ज्यादा देर टिक नहीं सकी। जैसे ही बेड टाइम का समय आया, प्रिजन ने तुरंत अपना ग्रेविटी सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। यह सॉलिट्यूड प्रिजन के 4 ग्रेटेस्ट हॉरर्स में से एक था। इनमेट्स के शरीर में लगाए गए ग्रेविटी डिवाइसेस की मदद से हर प्रिजनर को जबरदस्ती जमीन पर दबा दिया जाता था, जिससे कोई भी उठ नहीं सकता था। और अगर किसी ने रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश की तो उसे तुरंत एक डेडली इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। सभी इनमेट्स बस दांत भींचकर चुपचाप बर्फ जैसी ठंडी फ्लोर पर पड़े रहे और उस घुटन भरे प्रेशर को सहते रहे। मोनरॉक के मन में अभी भी गुस्सा भरा हुआ था। वह खुद को रोक नहीं पाया और होरिक से पूछ बैठा कि उसने उसे उस बूढ़े आदमी को सबक सिखाने से क्यों रोका था। लेकिन होरिक के अगले शब्द सुनते ही उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। होरिक ने ओल्ड मैन की गर्दन पर लिखा हुआ नंबर साफ देखा था, 51। इस प्रिजन में 2000 से भी ज्यादा क्रिमिनल्स थे और हर किसी को प्रिजन में आने के ऑर्डर के हिसाब से नंबर दिया जाता था। और नंबर 51 होने का मतलब था कि यह बूढ़ा आदमी शायद उस समय से यहाँ मौजूद था जब यह प्रिजन पहली बार बनाई गई थी। उसके पास फर्स्ट टियर या सेकंड टियर जैसी कोई साधारण क्लासिफिकेशन नहीं थी। उसके पास सिर्फ एक नंबर था, ऐसा नंबर जो सीनियरिटी और टेरर दोनों का सिंबल था। कोई नहीं जानता था कि वह असल में कितने समय से यहाँ था। यह सुनते ही मोनरॉक इतना डर गया कि उसकी हालत खराब हो गई। उसके मन में तुरंत जाकर माफी मांगने का ख्याल आने लगा। वहीं होरिक धीरे से उसे समझाने लगा कि एजर उसे ऐसा इंसान नहीं लगता जो छोटी छोटी बातों का बदला दिल में रखे। लेकिन जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, सेल ब्लॉक की गहराइयों से अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। अगले ही पल पूरा माहौल बदल गया। न जाने कैसे काउंटलेस इनमेट्स ज़ॉम्बीज में बदल चुके थे। जो लोग अभी भी जिंदा थे वे डर के मारे हर तरफ भागने लगे। कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था, कोई जान बचाने के लिए रो रहा था। कुछ ही सेकंड में पहले से डरावना सेल ब्लॉक एक जीते जागते नाइटमेयर में बदल गया। यह कान फाड़ देने वाला हंगामा एगर को भी जगा गया, जो आंखें बंद करके आराम कर रहा था। उसने इरिटेशन से भौहें सिकोड़ लीं और मन ही मन ताना मारा कि उसके सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहने के दौरान आखिर किस बेवकूफ ने मैक्सिमम सिक्योरिटी ब्लॉक का गेट खोल दिया और इन मुसीबतों को बाहर छोड़ दिया। सेल ब्लॉक, जिसमें अभी अभी थोड़ी शांति लौटी थी, अब पहले से भी ज्यादा केओस में डूब चुका था। एगर धीरे धीरे उठकर बैठ गया और उसी पल ग्रेविटी डिवाइस ने उसके शरीर में बिजली दौड़ा दी। तभी उसे समझ आ गया कि आज रात उसे चैन की नींद मिलने वाली नहीं है। ज़ॉम्बीज बिना किसी वार्निंग के अचानक सामने आ गए थे। इस अफरा तफरी के बीच एक आदमी जल्दी से जीरो के पास पहुंचा और उसे रॉकस के पीछे छिप जाने को कहा। उस आदमी के पास अब कुछ और सोचने का समय नहीं था। चाहे उसकी जान चली जाए, वह जीरो की रक्षा करेगा। दूसरी तरफ सभी इनमेट्स पूरी ताकत से ज़ॉम्बीज का सामना करने लगे। वे दहाड़ते हुए उन्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे। वह आदमी भी एक पल में बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में चला गया। लेकिन समस्या यह थी कि ज़ॉम्बीज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। जितनों को गिराया जाता उतने ही और सामने आ जाते। ऐसा लग रहा था जैसे उनका कोई अंत ही नहीं है। इस समय प्रिजन के बीस्ट मेन के पास अपनी रेस की नेचुरल एडवांटेज थी, इसलिए वे किसी तरह एंटी स्टैंडिंग सिस्टम का प्रेशर सह पा रहे थे। लेकिन ऑर्डिनरी इनमेट्स के पास लगभग कोई रेजिस्टेंस नहीं बची थी। अगर यही चलता रहा तो धीरे धीरे हर प्रिजनर ज़ॉम्बी बन जाएगा। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ज़ॉम्बीज एंटी स्टैंडिंग सिस्टम को पूरी तरह इग्नोर कर रहे थे। वे पूरे समय आराम से खड़े थे, जैसे उन पर उसका कोई असर ही ना हो। तभी किसी को अचानक समझ आया कि असली समस्या क्या है। ये क्रीचर्स कभी भी सिस्टम के कंट्रोल में थे ही नहीं, इसलिए ग्रेविटी सिस्टम या एंटी स्टैंडिंग रूल्स उन पर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। और इस सच्चाई का पता चलते ही सबकी उम्मीदें और भी टूट गईं। एक जंबी वेव खत्म भी नहीं हुई थी कि उसके पीछे दूसरी वेव आ गई। लगातार आते जॉम्बीज और एंटी स्टैंडिंग सिस्टम के दबाव ने सभी की स्टैमिना को पूरी तरह खत्म होने की कगार पर पहुंचा दिया था। चारों तरफ से घिरे हुए इनमेट्स के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अब हर किसी को यकीन हो गया था कि इस बार उनका अंत तय है। तभी अचानक एगर आगे बढ़ा। उसके पूरे शरीर पर बिजली चमक रही थी, फिर भी वह सीधे ज़ॉम्बी होड़ के बीच घुस गया। उसकी नजर में वे ज़ॉम्बीज किसी खेत की फसल से ज्यादा कुछ नहीं थे, जो एक के बाद एक कटती जा रही थी। अगर मजाक में कहें तो अगर को वे ऐसे लग रहे थे जैसे कुछ वाटरमेलोन्स लाइन में खड़े हों और किसी के स्मैश करने का इंतजार कर रहे हों। उसकी यह अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ देखकर सभी लोग दंग रह गए।
किसी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अगर ने मनरॉक और होरिक की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, अच्छा हुआ तुम दोनों ब्लड थर्स्टी ज़ॉम्बी फ्लीज के काटने से बचे रहे। यह सुनते ही दोनों डर के मारे जमीन पर बैठ गए और जल्दी से पूछने लगे कि उसने उनकी जान क्यों बचाई। अगर ने बिना किसी इमोशन के जवाब दिया कि वह बस हालात को और ज्यादा ट्रबलसम नहीं बनाना चाहता था। आखिर बीस्टमैन पहले से ही ऑर्डिनरी इनमेट्स से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं और अगर वे ज़ॉम्बी बन जाएं तो उन्हें रोकना और भी मुश्किल हो जाता है। यही असली वजह थी कि उसने बीच में दखल दिया। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बीस्टमैन गोकू अचानक ज़ॉम्बी में बदल गया। अगर ने हल्की सी सांस छोड़ी और अफसोस के साथ कहा कि आखिरकार वह उसे बचाने में नाकाम रहा। फिर उसने कैजुअली कहा कि काफी समय हो गया है किसी बीस्टमैन से लड़ाई किए हुए। अगले ही पल आगर ने मूव किया और सीधे गोकू पर हमला कर दिया। हालांकि वह ब्लाइंड था, फिर भी उसकी मूवमेंट्स इतनी फास्ट और एक्यूरेट थीं कि गोकू का कोई भी अटैक उसे छू तक नहीं पा रहा था। होरिक को पूरा सीन ही पागलपन जैसा लग रहा था, लेकिन इसी वजह से बैटल के दौरान एगर की कामनेस और भी ज्यादा अलग नजर आ रही थी। यहाँ तक कि ग्रेविटी सिस्टम का भी उस पर मुश्किल से कोई असर पड़ रहा था। लड़ाई के बीच गोकू ने एक डोबरमैन जैसे बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, लेकिन अगर के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी नजर में बड़ा शरीर बनने का मतलब सिर्फ इतना था कि अब और ज्यादा वीक पॉइंट्स दिखाई देंगे। यह सब देखकर होरिक के दिल में अचानक एक मजबूत ख्याल पैदा हुआ। अगर उसे सॉलिट्यूड नाम की इस प्रिजन में सरवाइव करना है तो उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर का साथ देना। दूसरी तरफ बाकी सभी लोग अभी भी ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक आगर पीछे मुड़ा, जैसे वह वहां से जाने वाला हो। होरिक ने घबराकर उसे आवाज दी और रुकने को कहा, लेकिन अगले ही सेकंड आगर दूसरी तरफ मौजूद ज़ॉम्बी हॉर्ड के बीच कूद पड़ा। एक भयंकर ताकत के साथ उसने उन सभी ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया। उसका यह मूव देखकर हर कोई पूरी तरह शॉक में चला गया। अब लोग उससे पहले से भी ज्यादा डरने लगे थे और साथ ही उसके असली आइडेंटिटी को जानने की क्यूरियोसिटी भी बढ़ गई थी। कुछ समय बाद प्रिजन की मॉर्निंग हेड काउंट शुरू हुई। जिस सेल ब्लॉक में पहले 94 इनमेट्स थे, वहां अब सिर्फ 14 लोग ही बचे थे। ज़ॉम्बी आउटब्रेक में पूरे 80 इनमेट्स अपनी जान गंवा चुके थे और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि बहुत जल्द इस सेल ब्लॉक में नए प्रिजनर्स भेजे जाने वाले थे। जब नए प्रिजनर्स को सेल ब्लॉक में लाया गया और उन्होंने चारों तरफ बिखरी हुई डेड बॉडीज देखी तो वे डर के मारे वहीं जम गए। लेकिन जो लोग पूरी रात खून खराबे और ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए बच गए थे, वे अब इतनी ज्यादा थक चुके थे कि नए आए लोगों की तरफ ध्यान देने की ताकत भी नहीं बची थी। वे बस जहां खड़े थे वहीं बैठ गए और मुश्किल से सांस लेने लगे। इसी वजह से मॉर्निंग हेड काउंट भी जल्दी जल्दी और लापरवाही से खत्म कर दी गई। सभी को लगा था कि इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज के खत्म होते ही वायरस फैलाने वाले ब्लड थर्स्टी ज़ॉम्बी फ्लीज भी गायब हो जाएंगे। लेकिन तभी सबने देखा कि अगर सीधे प्रिजन के और अंदर मौजूद एक विशाल गेट की तरफ बढ़ रहा है। वह दरवाजा कभी लॉक्ड नहीं रहता था, फिर भी आज तक किसी ने उसमें से अंदर जाने की हिम्मत नहीं की थी और आगर ने उसे ऐसे खोल दिया जैसे वह कोई आम दरवाजा हो। यह देखकर कुछ लोगों के मन में भी उसके पीछे जाने का ख्याल आया, लेकिन होरिक ने तुरंत उन्हें रोक दिया। उसने चेतावनी दी कि आज तक जो भी उस दरवाजे के पार गया है वह कभी वापस नहीं लौटा। उस कॉरिडोर के अंदर जो छिपा हुआ है वह उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा डरावना है। जब अगर उस कॉरिडोर के अंदर पहुंचा और आगे देखा तो उसे पता चला कि विजिटर कोई और नहीं बल्कि एक गॉब्लिन था, जिसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा पैक लटका हुआ था। गॉब्लिन हंसते हुए बोला, जैसे ही तुमने मेरी आवाज सुनी मुझे पता था कि तुम बाहर जरूर आओगे। उस गॉब्लिन का नाम जैकब था। वह एकेडमी ऑफ फैंटेसी ड्रामा का ग्रेजुएट था और अपने फील्ड में काफी मशहूर माना जाता था। उसके बारे में एक कहावत भी थी, गॉब्लिन्स इटर्नल होते हैं, जबकि 2 डायमेंशनल वर्ल्ड बस एक रिवॉल्विंग डोर की तरह है। जेकब ने हंसते हुए बताया कि उसने गार्ड्स के हॉक्स को 5 गोल्ड कॉइन्स देकर अगार की लोकेशन पता की थी। फिर वह शिकायत करने लगा कि आजकल हॉक्स पहले से भी ज्यादा ग्रीडी हो गए हैं, लेकिन उसने यह भी कहा कि अगर बात आगर से मिलने की हो तो इतनी छोटी कीमत कोई मायने नहीं रखती। अगर ने सीधे पूछा कि क्या वह फिर से प्रिजन मैप के लिए आया है। जेकब ने बिना छिपाए तुरंत हाँ कह दिया। उसने बताया कि प्रिजन का स्ट्रक्चर 2 डेज पहले फिर बदल गया था। इस जगह की पूरी लेआउट समय समय पर पूरी तरह रीऑर्गेनाइज हो जाती थी, इसलिए किसी के लिए भी हर रूट को याद रखना लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन एगर अकेला एक्सेप्शन था। वह सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट के दम पर पूरे प्रिजन की लेआउट समझ सकता था।
और इसी एबिलिटी की वजह से जेकब उसके लिए दिल से रिस्पेक्ट महसूस करता था। आगर ने ज्यादा बातें नहीं की, उसने जल्दी से प्रिजन मैप बनाकर उसे दे दिया। जेकब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत कहा कि आगर को जो भी चाहिए वह उसकी मदद करने के लिए तैयार है। आगर ने बस एक शांत सवाल पूछा, क्या कहीं नॉर्मल फूड मिल सकता है? जेकब ने तुरंत हाँ कह दिया, बल्कि उसे थोड़ा शर्मिंदगी भी महसूस हुई कि वह इतने महान आदमी को बदले में सिर्फ साधारण खाना ही दे सकता है। उनकी बातचीत के दौरान जैकब ने अगर को एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। उसने बताया कि आज सभी लो लेवल सेल ब्लॉक्स में समनिंग होने वाली है और इस बार जो क्रीचर्स समन किए जाएंगे वे सबसे ज्यादा ट्रबलसम कैटेगरी के होंगे। यह सुनकर आगर का मन थोड़ा भारी हो गया। फिर भी उसने जेकब को वार्निंग देने के लिए धन्यवाद कहा। आखिर ये समनिंग्स कभी किसी फिक्स्ड शेड्यूल पर नहीं होती थी और इतने सालों में भी वह इनके एग्जैक्ट टाइमिंग का पता नहीं लगा पाया था। जेकब ने जाते जाते कैजुअली पूछा कि क्या हाल के दिनों में वे लोग फिर से ओल्ड मैन को परेशान कर रहे थे। जब उसे पता चला कि वे ट्रबल मेकर्स कुछ समय से काफी शांत हैं, तो उसने राहत की सांस ली और वापस जाने की तैयारी करने लगा। अलग होने से पहले दोनों ने एक दूसरे को सेफ रहने की याद दिलाई। जेकब के जाने के बाद एजर गहरी सोच में डूब गया। वार्डन ने जानबूझकर उसे इसी सेल ब्लॉक में भेजा था। सबसे ज्यादा संभावना यही थी कि वह किसी तरह के मर्चेंडाइज प्रोटेक्शन के लिए यहाँ रखा गया था और वह सो कॉल्ड मर्चेंडाइज शायद वही बच्चा था। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद एजर को लगा कि शायद यह इतना बुरा भी नहीं है, खासकर अब जब उसका शरीर पहले जैसा नहीं रहा था। जैसे ही एजर वापस सेल ब्लॉक में लौटा, हवा में अचानक मीट की एक लाजवाब खुशबू फैल गई। आसपास मौजूद इनमेट्स का ध्यान तुरंत उसी तरफ खिंच गया और जब उन्हें पता चला कि वह मीट एगर के पास है, तो कई लोगों की आंखें लाल हो गईं। वे चिल्लाने लगे कि वह खाना अब उनका है। उनका कहना था कि प्रिजन में न कोई तुम्हारा होता है और न मेरा। जो चीज पहले पकड़ ले उसी की हो जाती है। माहौल फिर से गर्म होने ही वाला था कि हॉरिक और मनरॉक अचानक आगे आ गए। दोनों ने जोर से सबको चेतावनी दी कि कोई भी एजर को प्रोवोक करने की कोशिश न करे, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। उनकी बात सुनते ही जो इनमेट्स अभी तक अकड़ दिखा रहे थे, वे तुरंत चुप हो गए और पीछे हट गए। कुछ देर बाद सीरो अपनी क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाया और उसने एजर से पूछ लिया कि इतना प्रेशियस फूड आखिर आया कहां से। लेकिन एजर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस सबको अपने पास बुलाया और कहा, जब तक मीट गर्म है तब तक खा लो। खाना खत्म होने के बाद मॉनरॉक खुद आगे आया और एजर का धन्यवाद किया, सिर्फ मीट के लिए नहीं बल्कि पिछली रात ज़ॉम्बी केओस के दौरान उनकी जान बचाने के लिए भी। लेकिन एजर ने सीधा जवाब दिया कि सॉलिट्यूड नाम की इस प्रिजन में जिंदा होना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए थैंकफुल हुआ जाए, क्योंकि यह जगह खुद लाइफ को इस समय एक कर्स में बदल सकती है। फिर भी मॉनरॉक और बाकी लोगों के अंदर उसे जीने की एक जबरदस्त इच्छा महसूस हो रही थी। इसी वजह से उसने अपने मन का सवाल पूछ ही लिया। उसने कहा, इतनी हेल जैसी जगह में भी क्या तुम लोग सच में जीते रहना चाहते हो? मनरॉक और बाकी लोगों ने लगभग बिना सोचे जवाब दिया। उनका कहना था कि सरवाइव करने की इच्छा ही लिविंग बीइंग्स की सबसे बेसिक इंस्टिंक्ट होती है। लेकिन एजर ने फिर पूछा, और अगर एक दिन वही इंस्टिंक्ट तुम्हें मौत की तरफ धकेलने लगे तब? उसने समझाया कि सॉलिट्यूड नाम की यह प्रिजन आखिरकार लोगों को उस मोड़ पर पहुंचा देती है जहां वे खुद मौत की इच्छा करने लगते हैं। वह जानना चाहता था कि अगर वह दिन आया तब भी क्या वे जीना चुनेंगे। इस बार सबकी आंखों में मजबूत डिटर्मिनेशन दिखाई दे रही थी। मॉनरॉक ने साफ कहा कि वह ऐसी जगह पर बेकार मरना नहीं चाहता। वहीं सीरो ने कहा कि बच्चा अभी भी जिंदा बाहर निकलकर एक घर बनाना चाहता है और अपने पिता से दोबारा मिलना चाहता है। उनकी इस दृढ़ इच्छा ने आखिरकार एजर का फैसला पक्का कर दिया। उसने बताया कि वह एक ऐसे प्रॉमिस से बंधा हुआ है जो पूरे 66 ईयर्स से चला आ रहा है, और अब जब उस प्रॉमिस की डेडलाइन करीब आ रही है तो उसे अपना गोल पूरा करने के लिए और कंपेनियंस की जरूरत होगी। फिर उसने सबको वार्निंग दी कि आज प्रिजन समनिंग होने वाली है, इसलिए हर किसी को तैयार रहना होगा। कुछ ही समय बाद नए आए इनमेट्स को प्रिजन में जगह जगह पड़ी सड़ती हुई डेड बॉडीज को साफ करने का काम दे दिया गया। वजह बिल्कुल साफ थी, वे बॉडीज आसानी से इन्फेक्शियस डिजीज फैला सकती थीं और उनसे उठने वाली सड़ांत भरी बदबू हर किसी का जीना मुश्किल कर रही थी। कुछ लोग शिकायत किए बिना नहीं रह पाए। उनका कहना था कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वे कमजोर हैं, उन्हें यह गंदा और बदबूदार काम करना पड़ रहा है। वहीं कुछ लोगों ने यह अफवाह भी सुनी कि यह सारी डेड बॉडीज एक ही बूढ़े आदमी की वजह से यहाँ पड़ी हैं, लेकिन उन्होंने इसे मजाक समझकर हंसी में उड़ा दिया।
आखिर कौन मान सकता था कि कोई एक इंसान इतना टेरिफाइंग हो सकता है। तभी अचानक आसपास का माहौल बदल गया। अगले ही पल सेल ब्लॉक के बीचों बीच न जाने कहां से जीवित इंसानी सिरों का एक बड़ा ढेर प्रकट हो गया। यह नजारा देखते ही सभी लोग चौकन्ने हो गए और डर के मारे पीछे हटने लगे। होरिक ने तुरंत आगर की तरफ देखा और पूछा, ओल्ड मैन, क्या यही वह समनिंग है जिसके बारे में तुमने बताया था? आगर ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, ये सिर्फ प्रिजन क्लीनर्स हैं। इनका काम ट्रैश और सड़ती हुई बॉडीज को साफ करना है। इन्हें डेंजरस क्रीचर्स नहीं माना जाता, लेकिन अगर कोई इन पर हमला कर दे तो ये बेहद वायलेंट हो जाते हैं, इसलिए इनसे सावधानी से डील करना। थोड़ी देर बाद जब हालात फिर से शांत हुए, अगर ने पूछा कि उसने जो काम पहले सौंपा था उसका क्या हुआ। जब उसे पता चला कि सारी अरेंजमेंट्स पूरी हो चुकी हैं और लोग अभी भी प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं, तो वह साफ तौर पर संतुष्ट दिखाई दिया। उसने सभी को वापस बुलाया और कहा कि अब जो भी आगे होने वाला है उसके लिए तैयार रहो। रास्ते में कुछ लोग अब भी उन सड़ती हुई बॉडीज की बदबू से परेशान थे। उनके साथी उन्हें समझाने लगे कि अगर इस प्रिजन में जिंदा रहना है तो जल्दी या देर से उन्हें इसकी आदत डालनी ही पड़ेगी। लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इलाके में फिर से हलचल मच गई। एक और समनिंग शुरू हो चुकी थी। जैसे ही सभी ने ऊपर देखा, वे सामने मौजूद क्रीचर को देखकर दंग रह गए। तब उन्हें समझ आया कि यह एक फायर सैलामेंडर था। सेल ब्लॉक के अंदर अचानक मची इस हलचल ने सभी को पैनिक में डाल दिया। चारों तरफ आग की लपटें फैलने लगीं। लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे और देखते ही देखते कुछ ही पलों में आधे लोग आग की उस भयानक लहर में मारे जा चुके थे। तभी सबको पूरी तरह एहसास हुआ कि समन हुआ क्रिएचर कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं, बल्कि एक कर्स्ड फायर सैलामेंडर था, जिसे सबसे ट्रबलसम क्रिएचर्स में गिना जाता था। उसके सामने उठती आग की दीवार देखकर हर किसी के दिल में डिस्पेयर भर गया। एक विशाल रॉक के पीछे छिपा होरिक ठंडे पसीने से भीग चुका था। उसकी आवाज तक कांप रही थी। उसने घबराकर पूछा, ओल्ड मैन, क्या यही वह समन क्रीचर है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? फायर सैलामेंडर। लेकिन इस पूरे केओस के बीच सिर्फ अगर ही पूरी तरह काम था। उसने सबको घबराने से मना किया। उसने कहा कि उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है और अगर सभी उसके इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो करें तो अभी भी बचने का मौका है। उसकी बात खत्म होते ही फायर सैलामेंडर सीधे उनकी तरफ झपटा। अगर ने तुरंत वार्निंग दी, जैसे ही अपना मुंह खोलेगा अगले ही सेकंड लगभग 10 मीटर तक आग उगलेगा। इसलिए जिस पल यह अटैक करने की तैयारी करे उसी पल सभी लोग रॉक्स के पीछे छिप जाना। अगर थोड़ा बर्न भी हो जाओ तो भी कोई बात नहीं, जिंदा रहना सबसे जरूरी है। फिर उसने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई, और याद रखना, अपनी नजर हर समय इसके सिर पर ही रखनी है। एक पल के लिए भी ध्यान मत हटाना। तभी सबको आखिर समझ आया कि सेल के अंदर पड़े बड़े बड़े स्टोन्स को पहले ही खिसकाकर एक डिफेंसिव वॉल बना दी गई थी। वही दीवार किसी तरह आग की लपटों को रोक रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ओल्ड मैन ने पहले से ऐसी तैयारी क्यों कर रखी, लेकिन एक बात सभी जानते थे, अगर ये वॉल न होती तो शायद वे सब अब तक मर चुके होते। केओस के बीच मोनरॉक जोर से चिल्लाया कि वह होरिक के साथ अपनी पोजीशन बदलना चाहता है, लेकिन होरिक ने बिना सोचे साफ मना कर दिया। तभी उस क्रिटिकल मोमेंट में सीरो की नजर ऊपर गई। उसने देखा कि रूफ से पानी टपक रहा है। सभी ने तुरंत ओल्ड मैन के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। उन्होंने पानी और मिट्टी मिलाकर कीचड़ तैयार किया और जैसे ही फायर सैलामेंडर थोड़ा केयरलेस हुआ, पूरी ताकत से वह मड उसकी तरफ फेंक दी। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि यह कीचड़ आखिर क्या कर लेगी। तभी सही समय पर ओल्ड मैन की आवाज सुनाई दी। उसने समझाया, फायर सैलामेंडर भले ही मॉन्स्टर हो, लेकिन वह अपनी स्किन से भी ब्रीदिंग करता है। यह मड उसकी ब्रीदिंग को मुश्किल बना देगी, उसकी मूवमेंट स्लो कर देगी और उसकी विजन भी ब्लॉक कर सकती है। जैसा उसने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मड का असर तुरंत दिखाई देने लगा और फायर सैलामेंडर का हमला काफी हद तक रुक गया। अगर ने उसी मौके का फायदा उठाया और तुरंत अटैक कर दिया। वह पहले की तरह ही बेहद फियर्स था। ज्यादा समय नहीं लगा और उसने उस टेरिफाइंग मॉन्स्टर को पूरी तरह काबू में कर लिया। यह देखकर सभी के दिल में राहत की एक लहर दौड़ गई। वे जानते थे कि अगर ओल्ड मैन उनकी मदद न करता तो ऐसी होपलेस सिचुएशन में उनके बचने का कोई चांस नहीं था। जब फायर सैलामेंडर जमीन पर गिरा तो सबने राहत की सांस ली। कुछ लोग तो ओल्ड मैन और बीस्ट मैन की ताकत की तारीफ भी करने लगे। लेकिन तभी एक और शॉकिंग बदलाव हुआ। अचानक समनिंग की नई रिपल्स फैलने लगी। वह अजीब और तीखी आवाज सुनकर सबके दिल डर से धड़कने लगे। एक आदमी घबराकर चिल्लाया,
क्या फिर से फायर सैलेमेंडर जैसे मॉन्स्टर्स आने वाले हैं? उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, फिर भी वह इस हेल जैसी सिचुएशन को कोस रहा था। दूसरी तरफ आगर सिर्फ आवाज सुनकर ही समझ गया कि कम से कम 10 मॉन्स्टर्स अभी अभी समन हुए हैं। यह सुनकर पूरे ग्रुप पर फिर से डिस्पेयर छा गया। अब किसी को यकीन नहीं था कि वे इस बार बच पाएंगे या नहीं। ऐसा लग रहा था कि मौत का एक और दौर शुरू होने वाला है। लेकिन इस सब के बीच अगर अब भी पूरी तरह काम था। उसने कहा कि सेल के अंदर एक फायर सैलेमेंडर से निपटना वास्तव में इतना मुश्किल नहीं था। असली समस्या यह थी कि अब उनके आसपास का पूरा एरिया आग के समंदर में बदल चुका था। जीरो को तुरंत बाकी लोगों के पीछे सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया। वहीं हॉरिक ने जल्दी से पूछा, क्या हमें वही मेथड दोबारा यूज करना चाहिए? लेकिन अगर ने सिर हिलाकर साफ मना कर दिया। उसने सीधा कहा, इस बार सबको जिंदा रखना बहुत मुश्किल होगा। फिर उसने बताया कि अब उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, उन्हें तुरंत कॉरिडोर की तरफ बढ़ना होगा। उसकी यह बात सुनते ही सभी लोग शॉक में पड़ गए। वे हैरानी से उसे देखने लगे। आखिर वही ओल्ड मैन पहले कह चुका था कि कॉरिडोर सेल ब्लॉक से भी ज्यादा डेंजरस जगह है। फिर अब वह खुद सबको वहां क्यों ले जा रहा था? लेकिन एगर ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। उसने एक भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं बोला और सीधे सबसे पहले आगे दौड़ पड़ा। हॉरिक ने तुरंत मॉनरॉक से कहा कि पूरी तरह अलर्ट रहे और एजर के पीछे पीछे चलता रहे। इस समय ओल्ड मैन एजर के साथ रहना ही उनके लिए सबसे सेफ ऑप्शन था। सभी को अपनी वह बात याद आ गई कि वे इस प्रिजन में बेकार मरना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने दांत भींचे और उसके पीछे चल पड़े। आगे आगे एजर रास्ता साफ करता हुआ बढ़ रहा था, जबकि बाकी लोग उसके पीछे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। आखिरकार वे कॉरिडोर तक पहुंच गए, लेकिन वहां फैला घना स्मोक इतना ज्यादा था कि किसी को आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। और यह सोचकर कि यह जगह सेल ब्लॉक से भी ज्यादा डेंजरस है, सबके दिल डर से भर गए। एगर ने एक बार फिर सबको वार्निंग दी कि सभी लोग पूरी तरह सावधान रहें। इस कॉरिडोर में दूसरे क्रिमिनल्स भी छिपे हो सकते हैं, खासकर 3rd लेवल और 4th लेवल ऑफेंडर्स, और यहाँ एक छोटी सी गलती भी उनकी जान ले सकती है। यह सुनकर हॉरिक और भी ज्यादा घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने खुद पीछे रहकर रियर गार्ड बनने की जिम्मेदारी ले ली। एजर ने उसकी बात मान ली, मगर बार बार उसे याद दिलाया कि किसी भी हालत में मैं ग्रुप से अलग नहीं होना है। लेकिन वे ज्यादा दूर भी नहीं गए थे कि हॉरिक के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। उसकी इंस्टिंक्ट्स उसे लगातार वार्निंग दे रही थीं कि अंधेरे में कोई चीज उन्हें देख रही है। उसके मन में यह सवाल भी आने लगा कि कॉरिडोर में आना सच में सही फैसला था या नहीं। तभी अगले ही पल हॉरिक को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह घबराकर चिल्लाया, यहाँ सच में कुछ है। उसने तो सबको वापस सेल ब्लॉक में लौटने के लिए भी कहना शुरू कर दिया। वह बार बार ओल्ड मैन को आवाज देता रहा, लेकिन एगर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, और यही बात हॉरिक को और ज्यादा डरा रही थी। केओस के बीच अचानक हॉरिक गायब हो गया। मॉनरॉक घबराकर उसका नाम पुकारने लगा और उसे ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन एजर ने तुरंत उसे रोक दिया। उसने कहा कि कॉरिडोर में अनगिनत खतरे छिपे हुए हैं और इस समय जोर जोर से चिल्लाना सिर्फ और भी डरावनी चीजों को अपनी तरफ बुलाने जैसा होगा। मॉनरॉक पूरी तरह परेशान हो चुका था, लेकिन कुछ ही पलों में हॉरिक पूरी तरह गायब हो चुका था। तब एजर ने धीरे से बताया कि इस कॉरिडोर में ऐसे क्रीचर्स रहते हैं जो गोस्ट्स की तरह टेलीपोर्ट कर सकते हैं, और इस जगह के अंदर लगभग हर तरह के टेरिफाइंग बीइंग्स मौजूद हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मॉनरॉक को अचानक अपना पुराना एक्सपीरियंस याद आ गया और उसे यकीन हो गया कि ओल्ड मैन की हर बात सच है। लेकिन यही सोचकर उसका डिस्पेयर और बढ़ गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि हॉरिक को दोबारा कभी ढूंढ भी पाएंगे या नहीं। अगर ने बस शांत स्वर में कहा, उसे ढूंढने की चिंता मत करो। असली समस्या यह है कि जब तक हम उसे ढूंढेंगे तब तक शायद वह सिर्फ एक ठंडी डेड बॉडी बन चुका होगा। दूसरी तरफ हॉरिक को भी अब एहसास हो चुका था कि यह कॉरिडोर शायद कभी खत्म ही नहीं होता। वह जितना भी भागता, उसे लगता कि बाहर निकलने का रास्ता कहीं नहीं है। पूरे यूनिवर्स के एक ग्रैंड मेज और एक जीनियस आर्किटेक्ट ने मिलकर इस जगह को बनाया था, इसलिए इसके हर कोने में अनजाने खतरे भरे पड़े थे। मेन ग्रुप से बिछड़ चुका एक आदमी अब कॉरिडोर में बिल्कुल अकेला फंसा हुआ था। डर ने उसे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया। तभी अगले ही सेकंड उसे महसूस हुआ कि कोई चीज उसकी तरफ बढ़ रही है, और जैसे ही उसने उसे देखा, उसके मुंह से डर से भरी चीख निकल गई, क्योंकि उसके सामने एक सैवेज ओगर खड़ा था। हॉरिक अच्छी तरह जानता था कि वह किसी भी हालत में एक ओगर का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर उसे जिंदा रहना था, जान बचाकर भागना। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पीछे भी एक और ओगर खड़ा था।
अब वह दोनों तरफ से फंस चुका था। उसी पल उसके अंदर डिस्पेयर भर गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर ओगर ने उसे पकड़ लिया तो अगले ही पल उसका शरीर टुकड़ों में बढ़ जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे बचना था। वह इस प्रिजन में ऐसे बेकार मरना नहीं चाहता था, लेकिन ऑग्रेस उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा तेज निकले। आखिरकार वे उसे पकड़ ही लेते हैं और उसके पूरे शरीर में फाड़ देने वाला दर्द फैल जाता है। दर्द और डर के बीच होरिक के मन में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या सच में उसकी मौत यहीं इतनी बेकार और मीनिंगलेस तरीके से होने वाली है? अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाकर उसने मदद के लिए जोर से चीख लगाई। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई उसकी आवाज सुन ले, लेकिन तभी जब उसे लगा कि अब मौत तय है, अचानक एक जोरदार धमाका गूंज उठा। अगले ही पल ऑगर हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। होरिक हैरानी से ऊपर देखने लगा। जिसने उसकी जान बचाई थी वह एक पिग हेडेड मैन था। उस आदमी की मूवमेंट्स इतनी क्लीन और प्रिसाइज थीं कि पूरा सीन किसी बेसबॉल मैच जैसा लग रहा था। पहले सिंगल, फिर ट्रिपल, उसके बाद डबल प्ले और आखिर में तो जैसे 2 रन होम रन ही पूरा कर दिया हो। सब कुछ इतना एफर्टलेस लग रहा था कि देखते ही देखते दोनों ऑगर्स खत्म हो गए। होरिक उस पिग हेडेड मैन को घूरता रह गया। उसके दिल में तूफान सा उठ चुका था। उसने लगभग तुरंत फैसला कर लिया कि यह आदमी जरूर 4th लेवल ऑफेंडर होगा। ऐसी ताकत किसी आम क्रिमिनल के पास नहीं हो सकती थी। होरिक को समझ आ गया कि अगर उसे जिंदा रहना है तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, रहम की भीख मांगना, क्योंकि इस समय उसकी लाइफ और डेथ पूरी तरह उस आदमी के मूड पर डिपेंड कर रही थी। पिग हेडेड मैन ने उसे अजीब नजरों से देखा और 2 बार पूछा, गेम खत्म हो चुका है, फिर तुम अभी तक वापस क्यों नहीं जा रहे? लेकिन होरिक तो घुटनों के बल बैठा हुआ लगातार अपनी जान की भीख मांग रहा था। वह बार बार कह रहा था, प्लीज मुझे मत मारना। यह सुनकर पिग हेडेड मैन और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया। उसे तो जैसे चिंता होने लगी कि कहीं लोग उसे कोई मर्डरर न समझ लें। तभी वह थोड़ा आगे झुका और होरिक की स्मेल सूंघी। अगले ही पल उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने सख्त आवाज में पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे ऊपर उस ब्लाइंड ओल्ड मैन की स्मेल क्यों आ रही है? फिर उसने तुरंत जवाब देने को कहा। होरिक इतना घबरा गया कि जवाब देने की बजाय खुद ही पूछ बैठा, क्या आप जिस ब्लाइंड ओल्ड मैन की बात कर रहे हैं वह ओल्ड मैन एजर है? लेकिन उसके मुंह से यह शब्द निकले ही थे कि पीछे से एक और आवाज सुनाई दी। नया आया व्यक्ति पिग हेडेड मैन का नाम लेकर उसे डांटने लगा कि वह फिर अकेले निकल आया है। फिर उसने जमीन पर पड़े ओगर्स की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, लगता है आज गॉड्स ने सच में ब्लेसिंग दी है। इतने डेंजरस ओगर्स को इतनी आसानी से गिरा देना काफी इंप्रेसिव है। तभी उसकी नजर होरिक पर भी पड़ी और उसके चेहरे पर हैरानी दिखाई दी। होरिक पूरी तरह सुन्न रह गया, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे 4th लेवल ऑफेंडर्स खड़े थे। उसी पल उसे एगर की कही हुई बात याद आ गई। तब जाकर उसे समझ आया कि ओल्ड मैन सही था। सेल ब्लॉक भले ही खतरनाक था, लेकिन कॉरिडोर उससे कहीं ज्यादा डरावनी जगह थी, और सच कहें तो सेल ही असल में ज्यादा सेफ था। उसी समय एगर की नाक हल्की सी फड़की। उसने तुरंत सबको इशारा किया कि बहुत सावधानी से आगे बढ़ो। फिर उसने अपनी नजर नीचे की तरफ टिकाई। जब बाकी लोगों ने भी ओल्ड मैन की नजर का पीछा किया तो जो चीज उन्होंने देखी उसे देखकर उनके चेहरों का रंग उड़ गया। वे घबराकर पूछने लगे, यह आखिर है क्या? इस बार एजर का चेहरा भी पहले से कहीं ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज में बताया कि वह क्रीचर बेहद विशस है, इतना खतरनाक कि 5th लेवल ऑफेंडर्स को भी आसानी से मार सकता है। कॉरिडोर में छिपे ज्यादातर हॉरर्स के अपने नाम होते हैं और इस क्रीचर का नाम था बिहेडर, क्योंकि इसे अपने एनिमीज के सिर काटना सबसे ज्यादा पसंद है। उसने बार बार सभी को वार्निंग दी कि बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। जिस जगह बिहेडर दिखाई दे जाए उसका मतलब होता है कि कोई सेफ जोन नहीं बचा है। किस्मत से यह ग्रुप बिहेडर की सर्च रेंज से बाल बाल बच गया। मौत के इतने करीब से निकलने की याद आते ही मॉनरॉक की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने साफ कह दिया कि वह अब दोबारा कभी इस कॉरिडोर में कदम नहीं रखना चाहता। यह सुनकर एजर ने पूछा, तो क्या तुम वापस सेल जाना चाहते हो? लेकिन मॉनरॉक के अपने रूल्स थे। उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। वह ऐसा कावर्ड नहीं बनना चाहता था जो अपने फ्रेंड्स को छोड़कर भाग जाए, इसलिए उसने सर्च जारी रखने का फैसला किया। फिर भी उसने ओल्ड मैन एजर से पूछा कि क्या उसे पता है कि होरिक को किस डायरेक्शन में ढूंढना चाहिए। एजर ने हमेशा की तरह शांत आवाज में कहा, चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम लोग होरिक से मिल जाओगे। दूसरी तरफ होरिक की हालत बेहद खराब थी। कुछ देर पहले वह लगभग गला घुटने से मर ही गया था।
पिग हेडेड मैन लगातार उससे पूछताछ कर रहा था कि उसका और ओल्ड मैन का क्या रिश्ता है। होरिक ने जल्दी जल्दी समझाया कि वे बस एक ही सेल में रहने वाले ऑर्डिनरी सेलमेट्स हैं, लेकिन उसे फिर भी सख्त वार्निंग दी गई कि झूठ बोलने की कोशिश मत करना। वजह यह थी कि पिग हेडेड मैन पहले ही उसके शरीर पर एजर की सेंट महसूस कर चुका था। जैसे ही ये बात कही गई, कमरे में मौजूद बाकी लोगों का माहौल भी अचानक बेहद टेंस हो गया। होरिक के दिमाग में अब सिर्फ एक ही शब्द घूम रहा था, भागो। कमरे में मौजूद दबाव और डर इतना ज्यादा था कि वहां मौजूद दूसरे लोग भी उसकी वजह से बेचैन महसूस करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे हवा तक भारी हो गई हो। तभी किड नाम के एक आदमी ने कहा कि वह होरिक से बात करना चाहता है। वहीं दूसरे व्यक्ति ने उसे टोका और कहा कि बेचारे होरिक को और ज्यादा मत डराओ। अच्छी बात यह थी कि उन्होंने जल्दी ही साफ कर दिया कि उनका उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। साथ ही उन्होंने उसे एक महत्वपूर्ण बात भी बताई। सोलिट्यूड नाम की इस प्रिजन में अनगिनत नजरें हमेशा ओल्ड मैन एजर पर टिकी रहती हैं। जो भी किसी तरह उससे जुड़ जाता है उसके लिए खतरा कई गुना बढ़ जाता है। चाहे किसी के पास दर्जनों जाने भी हों, शायद वह कीमत चुकाने के लिए काफी न हो। एजर पर नजर रखने वाले ऐसे मॉन्स्टरस बीइंग्स थे जिनकी तरफ देखने की हिम्मत ये 4th लेवल ऑफेंडर्स तक नहीं करते थे। यही वजह थी कि वे बार बार होरिक को वार्निंग दे रहे थे कि अब से उसे हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। इसके बाद किड आगे बढ़ा और उसने होरिक के शरीर पर लगी बाहरी चोटों का इलाज कर दिया। उस आदमी ने होरिक के मन को शांत करने के लिए एक प्रेयर भी पढ़ी। वहां से बाहर निकलने के बाद ही उन लोगों ने राहत की सांस ली। वे मन ही मन खुश थे कि उनकी मुलाकात ओल्ड मैन एगर से नहीं हुई। दूसरी तरफ जैसे ही होरिक की हालत थोड़ी बेहतर हुई और वह फिर से चलने लायक बना, वह अकेला ही अंधेरे कॉरिडोर में अपने साथियों को ढूंढने निकल पड़ा। धीरे धीरे डिस्पेयर फिर से उसे घेरने लगा था। तभी दूर से आती फुटस्टेप्स की आवाज़ ने उसके अंदर उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जगा दी। और जब उसने सामने देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। उसके सामने ओल्ड मैन एगर और मोनरॉक का ग्रुप खड़ा था। होरिक खुशी और हैरानी से भर गया। उसके मुंह से तुरंत निकला, तुम लोग अभी भी जिंदा हो। वह अच्छी तरह जानता था कि उसका और बाकी लोगों का रिश्ता इतना गहरा नहीं था। उनके पास अपनी जान खतरे में डालकर उसे ढूंढने की कोई खास वजह नहीं थी। जब उसे पता चला कि वे लोग सिर्फ एगर की गाइडेंस की वजह से उसे ढूंढ पाए हैं, तो होरिक ने झुककर ओल्ड मैन का धन्यवाद किया। वहीं मोनरॉक मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करने लगा। बाद में जब बाकी लोगों को पता चला कि होरिक का इलाज एक 4th लेवल ऑफेंडर ने किया था और वह आदमी कॉन्स्टलेशन ऑफ लाइट का बिलीवर था, तो सभी ने राहत की सांस ली। वे खुश थे कि उसकी मुलाकात डार्क वॉइड सीट के फॉलोअर्स से नहीं हुई, लेकिन जीरो को उनकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थीं। तब उसे बताया गया कि इस यूनिवर्स में 2 गॉड लाइक पावर्स मौजूद हैं। पहली थी कॉन्स्टलेशन ऑफ लाइट और दूसरी थी डार्क वॉइड सीट। कोई भी व्यक्ति इनमें से जिस साइड को मानता था, वह लगभग हमेशा उसका फैनेटिक फॉलोअर बन जाता था। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी फेथ मरने के बाद उन्हें एक बेहतर दुनिया तक पहुंचाएगी। यहाँ तक कि सॉलिट्यूड नाम की इस प्रिजन के अंदर भी इन डिवाइन पावर्स को मानने वाले लोग अलग अलग फैक्शंस में बांटे हुए थे। होरिक का इतने डेंजरस कॉरिडोर से जिंदा लौट आना सिर्फ उसकी लक की वजह से नहीं था, ये इस बात का भी सबूत था कि उसके अंदर आगे बढ़ने की काफी पोटेंशियल मौजूद है। और उससे भी बढ़कर उसके अंदर जीने की जो जिद थी, स्काई उस पर ओल्ड मैन एगर की नजर पड़ चुकी थी। एगर के मन में अब धीरे धीरे एक प्लान बन रहा था। वह होरिक और बाकी लोगों को अपने फैंग्स में बदलना चाहता था। उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी, वह पहले भी ऐसा कई बार कर चुका था। उसके हिसाब से अगर पर्याप्त समय मिले तो यह करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन एक और चिंता लगातार उसके मन पर भारी पड़ रही थी। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके पास बचा हुआ समय बहुत कम है। वह इस बारे में कुछ कह भी नहीं पाया था कि अचानक डेंजर उनके सिर पर टूट पड़ा। जैसे ही एक अजीब सी आवाज गूंजी, एगर ने बिना एक पल घंवाए फैसला कर लिया। उसने तुरंत सबको पूरी ताकत से भागने का आदेश दिया। अगले ही सेकंड एक भयानक गर्जना कॉरिडोर में गूंज उठी। उसी के साथ बिहेडर ने खुद को दिखा दिया। होरिक घबराकर पूछ बैठा, यह आखिर है क्या? और जैसे ही उसे पता चला कि यह ऐसा टेरिफाइंग क्रिएचर है जो 5th लेवल ऑफेंडर्स को भी आसानी से मार सकता है, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बिहेडर हर कदम के साथ उनके और करीब आता जा रहा था और अगर वह उन्हें पकड़ लेता तो मौत बिल्कुल तय थी। इसलिए सभी लोग घबराकर तुरंत ओल्ड मैन एगर की तरफ देखने लगे, उम्मीद करते हुए कि शायद उसके पास कोई रास्ता होगा। लेकिन एगर तो पहले ही अपना फैसला कर चुका था।
जब उसने इन लोगों को अपने प्रोटेक्शन में लेने का निर्णय कर लिया था तो वह किसी भी कीमत पर इन्हें यहाँ मरने नहीं देगा। वह अच्छी तरह जानता था कि बिहेडर का असली टारगेट सिर्फ वही है और अगर बाकी लोगों को बचाना था तो उसे ग्रुप से अलग होना ही पड़ेगा। बिहेडर तेजी से करीब आ रहा था, इसलिए ओल्ड मैन ने बिना देर किए आदेश दिया, सामने जो नैरो पासेज है तुरंत उसके अंदर जाओ। शुरुआत में बाकी लोगों को लगा कि शायद उस पैसेज का तंग रास्ता बिहेडर की स्पीड कम कर देगा, लेकिन एजर का चेहरा बेहद गंभीर था। उसने साफ कहा कि असली खतरा तो अब शुरू होने वाला है। फिर उसने स्पैरो को अपने पास बुलाया और आदेश दिया कि वह बाकी सबको लेकर फॉक रूट के रास्ते वापस सेल तक पहुंचे। रास्ता याद रखने के लिए उसने सीक्वेंस बताया, लेफ्ट राइट लेफ्ट, और खुद बिहेडर को दूसरी दिशा में ले जाएगा। स्पैरो ने तुरंत आदेश मान लिया और पूरा ग्रुप आगे बढ़ गया, लेकिन किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि बिहेडर सीधे गेट को अपनी ताकत से तोड़ देगा और जबरदस्ती उस नैरो पैसेज में घुस आएगा। बिहेडर को ओल्ड मैन के पीछे जाते देखकर सभी के दिल डर से भर गए। जब होरिक ने कंफर्म किया कि बिहेडर सच में एजर के पीछे चला गया है तो मनरॉक गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भर उठा। उसे लग रहा था कि यह कॉरिडोर ऐसे मॉन्स्टर्स से भरा पड़ा है जो किसी नाइटमेयर से कम नहीं। दूसरी तरफ सीरो और गोड ने कहा कि उन्हें वापस जाकर ओल्ड मैन के साथ लड़ना चाहिए। वे उसे इस तरह अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनकी बात तुरंत खारिज कर दी गई। होरिक ने साफ शब्दों में कहा, ओल्ड मैन एजर जितने साल सॉलिट्यूड में जिंदा रहा है उतना हम सोच भी नहीं सकते। अगर वह इतने समय तक बचा रहा तो उसने हमसे कहीं ज्यादा भयानक चीजों का सामना किया होगा। उसने आगे कहा, इस बार उसने बिहेडर को इसलिए अपने पीछे लगाया ताकि हम लोग जिंदा बच सकें। उसकी नजर में अभी हम सिर्फ बर्डन हैं। अगर हम वापस गए तो उसकी मदद नहीं करेंगे बल्कि परेशानी बढ़ाएंगे। इसलिए सबसे सही काम यही है कि उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और जितनी जल्दी हो सके सेल वापस पहुंच जाएं। यह सुनकर सभी चुप हो गए। उनका मन नहीं मान रहा था, लेकिन वे अपनी फीलिंग्स दबाकर आगे बढ़ते रहे। उधर दूसरी तरफ एजर को बिहेडर लगातार पीछा करते हुए लगभग कॉर्नर तक ले आया था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। बिहेडर अचानक बोलने लगा। वह मजाक उड़ाते हुए बोला, लगता है अब तुम्हारी सांसें जवाब देने लगी हैं और तुम्हारे पैरों में दर्द भी शुरू हो गया है। फिर वह हंसते हुए बोला, शायद मुझे तुम्हारे पैर ही काट देने चाहिए, फिर तुम्हें दर्द भी नहीं होगा। वैसे भी क्यों ना अपने आखिरी शब्द अभी बोल दो। यह सुनते ही एजर की आंखों में शक की चमक उभरी। उसके सामने खड़ा क्रीचर किसी माइंडलेस गोस्ट की तरह बिल्कुल भी बिहेव नहीं कर रहा था। आम हॉरर्स इस तरह बातचीत नहीं कर सकते थे और न ही किसी को इतनी साफ तरह से याद रख सकते थे। कुछ ही पलों में एगर ने निष्कर्ष निकाल लिया कि इस बिहेडर के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे वह पहले मिल चुका है, और सबसे ज्यादा संभावना एक ही नाम की थी, सेडर। जैसे ही यह नाम उसके मन में आया, कॉरिडोर में एक जानी पहचानी हंसी गूंज उठी। तभी अंधेरे कॉरिडोर में एक जानी पहचानी हंसी गूंजी और अगले ही पल सेडर सामने आ गया। उसने सबसे पहले ओल्ड मैन की शार्प सेंसेस की तारीफ की, फिर उत्सुकता से पूछा, आखिर तुमने कैसे पहचान लिया कि यह सब मेरे पीछे था? लेकिन एजर ने हमेशा की तरह शांत आवाज में जवाब दिया, मैं तो पहले से ही ब्लाइंड हूँ। जो मैंने अभी कहा था वह सिर्फ एक कैजुअल टेस्ट था। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बस ये उम्मीद नहीं थी कि सच में तुम ही निकलोगे। सेडर, डीमन वर्शिपर्स का नेक्रोमांसर। एजर ने उसे गौर से देखा और बोला, 5 इयर्स बीत गए। वह छोटा ब्रैट अब वापस आ गया है और लगता है इस दौरान काफी बड़ा भी हो गया है। यहाँ तक कि हॉर्सेस को कंट्रोल करना भी सीख गया। लेकिन उसके शब्दों में तारीफ नहीं, सिर्फ ठंडा तिरस्कार था। उसने पूरी सर्टेनिटी के साथ कहा, 5 साल बाद भी तुम्हारे और मेरे बीच का गैप उतना ही बड़ा है। उसी समय सेडर के कंट्रोल में मौजूद बिहेडर ने फिर से एजर पर सैवेज अटैक कर दिया, लेकिन ओल्ड मैन की नजर में वह अब भी काफी नहीं था। दूसरी तरफ सेडर को एजर की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था। वह घमंड से बोला, पिछले 5 इयर्स मैंने सिर्फ ट्रेनिंग की है। अब मैं कॉरिडोर के हॉरर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, 5th लेवल ऑफेंडर्स तक को आसानी से मार सकता हूँ। फिर वह हंसते हुए बोला, आज तुम्हारे पास भागने का कोई चांस नहीं है। या तो चुपचाप सरेंडर कर दो या फिर मेरे सामने घुटने टेक दो। उसके चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस था। उसे लगता था कि इन 5 इयर्स की कल्टीवेशन ने उसे इतना स्ट्रांग बना दिया है कि अब वह किसी को भी कुचल सकता है। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। बिहेडर के अटैक्स तूफान की तरह लगातार बरस रहे थे, फिर भी वे एजर के कपड़ों को तक छू नहीं पा रहे थे। यह देखकर भी सेडर का घमंड कम नहीं हुआ। तब एजर ने शांत स्वर में कहा, मैं इस प्रिजन सॉलिट्यूड में पूरे 64 इयर्स से सरवाइव कर रहा हूँ। फिर उसने सवाल वापस सेडर पर फेंका, और तुम?
सिर्फ 5 इयर्स के साथ मेरे सामने खड़े होकर खुद की तुलना मुझसे कर रहे हो? आखिर तुम्हें यह हक किसने दिया? यह सुनते ही सेडर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन एजर यही नहीं रुका। उसने सीधे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सामने रख दी। तुम रैंक्स और लेवल्स के पीछे इतने ऑब्सेस्ड हो चुके हो कि असली चीज देख ही नहीं पा रहे, उसने कहा। बैटल तो पहले ही सब साबित कर चुकी है। सच भी यही था। बिहेडर के कई लिम्स पहले ही काटे जा चुके थे, और अगर कुछ और कट जाते तो वह सिर्फ एक बेकार सा बिना हाथ पैर वाला ढेर बनकर रह जाता। तभी एजर ने अपनी असली स्किल दिखाई। सिर्फ एक पल में उसने सेडर को उनके बीच का हेवन एंड अर्थ लेवल का डिफरेंस महसूस करा दिया। उसने न सिर्फ बिहेडर को कंट्रोल करने वाले मार्क को पहचान लिया, बल्कि उसे पूरी तरह समझ भी लिया। फिर ठंडी आवाज में बोला, डीमन वर्शिपर्स को मेरा मैसेज दे देना। उसकी आवाज में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। तुम लोगों की सारी स्ट्रगल सिर्फ वेस्टेड एफर्ट है। अगले ही पल वह टेरिफाइंग बिहेडर धीरे धीरे पीछे हटने लगा और आखिरकार कॉरिडोर के गहरे अंधेरे में गायब हो गया। दूसरी तरफ हॉरिक और उसका ग्रुप अभी भी कॉरिडोर में रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे। उनके दिल बेचैनी से भरे हुए थे। कुछ समय पहले जो भयानक धमाके और गर्जनाएं सुनाई दी थीं, वे लगातार उनके दिमाग में घूम रही थीं। सभी को डर था कि कहीं एगर के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया, और यही चिंता उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। आखिरकार सिरो की नजर दूर जलती हुई आग की रोशनी पर पड़ी। जब सबने उस दिशा में देखा तो वे हैरान रह गए। वहां एजर बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। पूरे ग्रुप की आंखें फैल गईं। अगले ही पल उनके चेहरे खुशी से भर उठे। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि एगर उनसे पहले वहां पहुंच जाएगा। एगर ने शांत आवाज में बताया कि सेल ब्लॉक के अंदर मचा सारा केओस अब खत्म हो चुका है। हालांकि सभी के मन में ढेर सारे सवाल थे, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि फायर सैलेमेंडर्स अपना शिकार खत्म करके सेल ब्लॉक छोड़ चुके हैं और अलग अलग दिशाओं में फैल गए हैं। उनके पीछे सिर्फ जली हुई डेड बॉडीज बची थीं। फिर ओल्ड मैन ने सिरो की तरफ देखा और कहा कि अब उसे सोलिट्यूड की सच्चाई को स्वीकार करना सीखना होगा। सिरो को हमेशा लगता था कि यहाँ सर्वाइवल का रूल बस इतना है कि वीक लोग मर जाते हैं, लेकिन एजर ने उसे एक बिल्कुल अलग जवाब दिया। उसने कहा, सॉलिट्यूड में कोई भी कभी भी मर सकता है। यही असली सच था। तभी बाकी लोगों को भी सॉलिट्यूड की असली नेचर समझ आने लगी। हर दिन इस प्रिजन में 1000 से भी ज्यादा क्रिमिनल्स फेंके जाते थे और उनमें से अनगिनत लोग यहीं मर जाते थे। यहाँ लेवल, पर्सनालिटी, स्टेटस या एबिलिटी जैसी चीजों की कोई कीमत नहीं थी। डेथ हर समय सबके पीछे साये की तरह चलती रहती थी और डार्कनेस हर कॉप्स को अपनी चादर में ढक लेती थी। कई बार तो लाइफ एक ही पल में खत्म हो जाती थी, बिना किसी रेजिस्टेंस के चांस के। यही इस प्रिजन सिस्टम का तरीका था। यह इनमेट्स को मारता रहता था और फिर उनकी जगह नए लोगों को भर देता था। यह साइकिल बार बार दोहराई जाती थी। कुछ समय बाद मॉर्निंग हेड काउंट शुरू हुई। जिस सेल ब्लॉक में पहले 95 इनमेट्स थे, वहां अब 90 लोग मर चुके थे और सिर्फ 5 सर्वाइवर्स बचे थे। इतनी कम संख्या बचने की वजह से उन 5 लोगों को जल्द ही बता दिया गया कि उन्हें दूसरे सेल ब्लॉक्स में ट्रांसफर किया जाएगा। यह खबर सुनते ही सभी के चेहरे उतर गए। ट्रांसफर से पहले एजर ने उन्हें जल्दी जल्दी कुछ जरूरी वार्निंग्स दी। उसने कहा कि रीअसाइनमेंट के बाद सबसे ज्यादा संभावना यही है कि वे सभी अलग अलग जगह भेज दिए जाएंगे। फिर उसने खास तौर पर समझाया कि रीअसाइनमेंट के बाद अक्सर एक घटना होती है जिसे रिलीज एंड ओपनिंग कहा जाता है। अगर उनमें से किसी को जंगल सेक्टर में भेजा जाए तो उसे किसी भी हालत में सी की तरफ भागना होगा। यह सुनकर सब और भी कंफ्यूज्ड हो गए। उनकी समझ से बाहर था कि ऐसी प्रिजन के अंदर जंगल कैसे हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन के बीच वही हुआ जिसका डर था। सभी लोग अलग अलग कर दिए गए। एजर को सेल ब्लॉक 3498 में भेज दिया गया और उसके साथ सिर्फ सीरो ही रह गया। यह देखकर एजर के मन में हल्का सा अफसोस आया। जिन कंपेनियंस को उसने पसंद किया था, जिनके बारे में उसने सोचा था कि वे उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, वे अब उससे अलग हो चुके थे। लेकिन उसी समय वह वार्डन की असली मंशा भी समझ गया। वार्डन साफ तौर पर चाहता था कि एजर अपना पूरा ध्यान सिरो को तैयार करने में लगाए। सीधे शब्दों में कहें तो वह चाहता था कि एजर इस मर्चेंडाइज को अच्छी तरह ट्रेन करे, उससे पहले कि उसकी अगली मुलाकात वार्डन से हो। एजर ने भी मन ही मन फैसला कर लिया। वह सिरो को पूरी तरह ट्रेन करेगा और बदले में वह चीज हासिल करेगा जिसकी उसे सच में जरूरत थी। क्योंकि इस पूरी प्रिजन में अगर कोई एक इंसान था जो सबसे अच्छी तरह जानता था कि उसके पास कितना कम समय बचा है, तो वह खुद एजर था। नए सेल ब्लॉक में पहुंचने के बाद एजर ने सिरो से कहा कि यह जगह लगभग 2000 वर्ग मीटर में फैली हुई है
यानी उनके पुराने सेल ब्लॉक से करीब 4 गुना बड़ी। इकोस को सुनकर उसने अंदाजा लगाया कि यहाँ शायद 300 के आसपास इनमेट्स मौजूद हैं। उन दोनों के आते ही बाकी प्रिजनर्स का ध्यान उनकी तरफ खिंच गया। कुछ लोगों ने एक बूढ़े आदमी और एक छोटे लड़के को देखा और उनके मन में तुरंत बुरे इरादे पैदा हो गए। कुछ तो खुलेआम कहने लगे कि वे उस बूढ़े आदमी को अपना स्लेव बना लेंगे। वहीं कुछ लोग सिरो को घूरते हुए बेहिचक बोले कि वह तो ऐसा लग रहा है जैसे उसका स्वाद अच्छा होगा। यह सुनकर सिरो डर गया और तुरंत एजर को पुकारते हुए मदद मांगने लगा। लेकिन तभी रोजना नाम की एक प्रिजनर आगे बढ़ी। उसने बाकी लोगों को डांटते हुए कहा कि वे जरूरत से ज्यादा ग्रीडी हो रहे हैं। फिर उसने ऐलान कर दिया कि सिरो अब उसका है। अपने घमंडी अथॉरिटी भरे अंदाज में उसने बाकी लोगों को पीछे हटाया और आदेश दिया कि सिरो को उसके पास लाया जाए। सिरो पूरी ताकत से छटपटाने लगा। वह रोते हुए बार बार एजर को पुकार रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ओल्ड मैन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे यह सब उससे जुड़ा ही नहीं हो। लेकिन तभी जब सिरो को जबरदस्ती घसीटा जा रहा था, उसका शरीर अचानक बेकाबू होकर जोर जोर से कांपने लगा। रोजना ने यह देखा तो तुरंत अपने आदमियों पर चिल्लाई और उन्हें निकम्मा कहकर गालियां देने लगी। उसे लगा कि उन्होंने लड़के को पकड़ते समय कुछ गड़बड़ कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ एगर के मन में हल्की सी एक्साइटमेंट जागी। आखिरकार वह उस मर्चेंडाइजर की असली वैल्यू देखने वाला था। उसने ठंडी नजरों से सिरो के कांपते हुए शरीर को देखा और जानबूझकर तुरंत दखल नहीं दिया। वह देखना चाहता था कि लड़के के अंदर कितना पोटेंशियल छिपा हुआ है। उधर रोजना को सिरो का अचानक वायलेंट हो जाना काफी मजेदार लगा। उसने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि लड़के को दबोच लो। उसके सबोर्डिनेट्स बिना देर किए आगे बढ़े और सिरो को जबरदस्ती काबू करने की कोशिश करने लगे। लेकिन सिरो ने पूरी ताकत से विरोध किया। हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही पलों में उसने पलटा मार दिया और उल्टा उन्हीं लोगों को दबाने लगा। यह देखकर एक आदमी का गुस्सा भड़क उठा। फिर भी कुछ खास वजहों से वह सिरो को सीधे मार नहीं सकता था, इसलिए वह सिर्फ उसे फोर्स करके सबमिट करवाने की कोशिश करता रहा। मगर सिरो हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी लगातार रेजिस्टेंस देखकर एक दूसरा इनमेट और भी गुस्से में आ गया। वह आगे बढ़ा और अपने ही आदमी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर उसे सबके सामने डांटते हुए बोला, तुमसे एक बच्चा तक कंट्रोल नहीं हो रहा। बेचारा सबॉर्डिनेट इतना डर गया कि ठीक से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसी संघर्ष के बीच अचानक एजर आगे बढ़ा और उनके रास्ते में खड़ा हो गया। रोजना के आदमियों ने उसे देखते ही गुस्से से चिल्लाकर कहा, बूढ़े आदमी, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन एजर ने सिर्फ अपना हाथ हल्का सा झटका। अगले ही पल उनमें से कई लोग जमीन पर पड़े कराह रहे थे। एजर ने शांत नजरों से बेहोश पड़े सिरो की तरफ देखा। भले ही लड़का अभी सेकंड लेवल ऑफेंडर को हराने जितना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन ओल्ड मैन ने उसके टैलेंट को असाधारण माना। उसके हिसाब से सिरो में इतना पोटेंशियल था कि उसे जरूर ट्रेन किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ रोजना का चेहरा गुस्से से भर गया। उसे लगा कि एजर सीधे सीधे मौत को न्योता दे रहा है। लेकिन एजर बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। उसने शांत आवाज में कहा, मेरी उम्र में अब मुझे सिर्फ अंडरवर्ल्ड के मैसेंजर से डरना चाहिए और किसी से नहीं। उसकी यह बात सुनते ही रोजना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत कसम खाई कि वह बूढ़े आदमी के हाथ पैर बांध देगी और उसे टुकड़ा टुकड़ा करके तब तक टॉर्चर करेगी जब तक वह बिना किसी दया के मर न जाए। माहौल इतना खतरनाक हो चुका था कि किसी भी पल लड़ाई शुरू हो सकती थी। लेकिन तभी मागन अचानक सामने आ गया और समय रहते रोजना को रोक लिया। रोजना तुरंत भड़क उठी और चिल्लाकर बोली, वह लड़का और बूढ़ा आदमी पहले मेरे शिकार हैं, बेहतर होगा तुम बीच में मत पड़ो। लेकिन मैगन पीछे हटने वालों में से नहीं था। दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल लड़ाई छिड़ जाएगी। पूरे सेल ब्लॉक का टेंशन चरम पर पहुंच गया। तभी अचानक स्क्वायर हेड्स का एक घना झुंड वहां दिखाई दिया। उनकी मौजूदगी ने माहौल बदल दिया और रोजना को फिलहाल पीछे हटना पड़ा। दूसरी तरफ एगर खुद भी थोड़ा हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मगन ने आखिर उसकी मदद क्यों की। मगन सीधे उसके पास आया और बिना घुमाए फिराए अपनी बात कह दी। उसने बताया कि 1 ईयर पहले जंगल सेक्टर में एगर ने उसकी जान बचाई थी। भले ही ओल्ड मैन को अब वह घटना याद न हो, लेकिन मगन वह एहसान कभी नहीं भूला। उसने कहा कि उसी दिन से वह एजर का कर्जदार है और जरूरत पड़ी तो उसका साथ देने को भी तैयार है। इतना ही नहीं, उसने वहीं अपने आदमियों को आदेश दे दिया कि आज से वे ओल्ड मैन को बॉस कहकर बुलाएं।
यह सुनकर एजर बस बेबस होकर रह गया। उसके मन में यही आया कि वह उस उम्र से बहुत आगे निकल चुका है जहां लोग उसे बॉस कहकर पुकारे। कुछ समय बाद सिरो अचानक बिस्तर पर झटके से उठ बैठा। उसके सपनों में बार बार वही सीन्स आ रहे थे जहां लोग उसे सताते, अपमानित करते और कमजोर समझकर दबाते थे। तब तक एजर उसे सेल ब्लॉक 3498 में ले आया था। इसी दौरान मेगन ने एजर को यहाँ की पूरी सिचुएशन समझानी शुरू की। उसने बताया कि यह इलाका 3 मेजर फैक्शंस में बांटा हुआ है। पहला था मेगन का एक्स फैक्शन, जिसका लीडर खुद मेगन था। दूसरा था रोजना का फैक्शन, जो विप्स का इस्तेमाल करता था। और तीसरा था सोर्ड्समैन बीकन का फैक्शन। तीनों लीडर्स 3rd लेवल ऑफेंडर्स थे और तीनों एक दूसरे को बैलेंस में रखते थे। इसी वजह से यहाँ एक नाजुक सा संतुलन बना हुआ था। इस क्योटिक जगह में फैक्शंस के बीच साफ बांटवारा था। खासकर बाइकन के लोग बेहद एरोगेंट थे। वे खुलेआम लो टियर 1st लेवल ऑफेंडर्स का मजाक उड़ाते और उन्हें अपने पैरों के नीचे रेंगने वाले इंसेक्ट्स से ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दूसरे फैक्शंस के प्रति हॉस्टाइल दिखने के बावजूद बिकन खुद हंटिंग से लौटने के बाद फूड और लूट शेयर करता था। जानकारी सुनने के बाद एजर ने मेगन का धन्यवाद किया और कहा कि फिलहाल उसे आराम करना है। फिर उसने मैगन को जाने के लिए कहा। दूसरी तरफ सीरो गिल्ट से भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि वह बहुत कमजोर है और इसलिए लोग उसे आसानी से बुली करते हैं। यहाँ तक कि उसने यह भी सोचना शुरू कर दिया था कि शायद एजर ने उसकी मदद इसलिए नहीं की क्योंकि वह बहुत बेकार है। लेकिन एजर ने उसे धीरे से समझाया। उसने कहा, कोई इंसान स्ट्रांग है या वीक, यह वह खुद तय नहीं करता। यह उस ओपोनेंट पर डिपेंड करता है जो उसके सामने खड़ा है। फिर उसने सीरो की तरफ देखते हुए कहा कि उसके अंदर असाधारण टैलेंट मौजूद है। भले ही उसे उस छोटी सी अवेकनिंग की कोई मेमोरी न हो, उसकी पोटेंशियल साफ दिखाई देती है। और एजर की नजर में सीरो अब भी ऐसा इंसान था जिसे ट्रेन करना पूरी तरह वर्थवाइल था। यही वजह थी कि एजर ने फैसला किया था कि वह साइरो को सिखाएगा कि अपने दिल के अंदर छिपे अंधेरे को कैसे बाहर निकाला जाए। उसी समय एगर ने उसे एक और महत्वपूर्ण बात समझाई। उसने कहा, खाली पेट कोई भी इंसान स्ट्रांग नहीं बन सकता। अगर तुम्हें ताकत चाहिए तो सबसे पहले ठीक से खाना सीखो। लेकिन इसके साथ ही उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। उसने सीरो को चेतावनी दी, यहाँ सरवाइव करने के लिए अगर मॉन्स्टर्स और इंसेक्ट्स तक खाने पड़े तो खा लेना, लेकिन कभी उन लोगों जैसा मत बनना जिन्होंने जीने के लिए अपनी सारी ह्यूमैनिटी खो दी है, किसी भी कीमत पर नहीं। ये शब्द सीधे सीरो के दिल में उतर गए। उसी पल उसका रिजॉल्व पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह स्ट्रांग बनेगा और दोबारा कभी किसी के लिए बर्डन नहीं बनेगा। उसके दिल में सिर्फ एक इच्छा थी, किसी दिन अपनी ताकत के दम पर इस क्रूअल प्रिजन में सरवाइव करना और फिर अपने भाई लूकस से दोबारा मिलना। इसी दौरान प्रिजन में रिलीज फेज शुरू होने वाला था। हर फैक्शन अपने इस्तेमाल के लिए लोगों को ढूंढने में लग गई थी। दूसरी तरफ रोजना अपने डीमन गाइड को हालात की रिपोर्ट दे रहा था। बातों बातों में उसने कैजुअली बताया कि हाल ही में एक लॉन्ग हेयर्ड ओल्ड मैन जिसकी आंखों पर बैंडेजेस बंधी हुई थी और उसके साथ एक बच्चा इस सेल ब्लॉक में भेजे गए हैं। जैसे ही डीमन गाइड ने उस बूढ़े आदमी का डिस्क्रिप्शन सुना, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने बिना एक पल गंवाए खुद वहां जाने का फैसला कर लिया। रोजना यह सुनकर उत्साहित हो गया। उसने तुरंत वॉलंटियर करते हुए कहा कि वह एगर को पहले पकड़ लेगा और इस साधारण दिखने वाले बूढ़े आदमी को अपने सुपीरियर के लिए प्रे बनाकर पेश करेगा। लेकिन डीमन गाइड ने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी बेवकूफ को देख रहा हो। उसने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, तुम यह कर ही नहीं सकते। फिर भी उसने रोजना को कोशिश करने से नहीं रोका। उधर एगर ने सिरो को बिल्कुल वैसा ट्रेनिंग नहीं दिया जैसा लड़के ने सोचा था। न कोई मार्शल आर्ट्स, न कोई फाइटिंग टेक्निक। इसके बजाय उसने कहा कि ऐसी बाहरी चीजें साइरो के लिए बेकार है। उसे जिस ताकत को समझना है वह पूरी तरह अलग है। इसलिए एजर ने सीरो को शांत होकर सांसों पर ध्यान देने को कहा और सामने फैले अंधेरे पर अपना पूरा फोकस लगाने को कहा। वह उसे उसके अपने इनर वर्ल्ड में ले जाने वाला था। एगर के निर्देशों का पालन करते हुए सिरो को पहले हल्का सा चक्कर आया, फिर अचानक सब कुछ बदल गया। अगले ही पल उसने खुद को एक अजीब और अनंत अंधेरी दुनिया में खड़ा पाया। डर ने तुरंत उसे जकड़ लिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह घबराकर जोर से एजर को पुकारने लगा। लेकिन तभी ओल्ड मैन की शांत आवाज उसके पास गूंजी। उसने धीरे से कायरो को शांत किया और कहा, यह तुम्हारा इनर वर्ल्ड है। अगर तुम्हें सच में स्ट्रांग बनना है तो सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर छिपे अंधेरे को समझना
और स्वीकार करना होगा। यह पहली बार था जब सीरो अपने दिल के शैडोज का इतनी सीधी तरह सामना कर रहा था। एजर ने उसे एक कदम आगे बढ़ाने को कहा और साथ ही चेतावनी दी, नीचे जमीन की तरफ मत देखना, सिर्फ अपनी ब्रीदिंग स्टेडी रखना। सीरो ने अपने मन में उठ रहे डर, चक्कर और बेचैनी को दबाने की पूरी कोशिश की। वह एजर के निर्देशों का पालन करता रहा। आखिरकार लगभग टूटने की कगार पर पहुंचकर उसने यह कठिन ट्रायल पूरा कर लिया। एजर ने कांपते हुए सीरो को देखा और शांत स्वर में एक सच्चाई बताई, तुम्हारी बॉडी में बहने वाला ब्लड लाइन ही तुम्हारा सबसे पावरफुल और सबसे बेसिक वेपन है। यह बात सुनकर सीरो चुप हो गया। कुछ समय बाद मील टाइम आ गया, लेकिन सोलिट्यूड जैसी प्रिजन में नॉर्मल फूड जैसी कोई चीज होती ही नहीं थी। और मगन जो खाना लेकर आया था वह कोई खास मील नहीं था, बल्कि सिर्फ रोस्टेड मॉन्स्टर मीट था। सीरो ने अपने हाथ में पकड़े मांस को देखा और चुपचाप सिर झुका लिया। उसके मन में बार बार उन लोगों का ख्याल आ रहा था जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन एजर ने शांत स्वर में कहा, कॉरिडोर में सिर्फ हंटिंग करके यहाँ सबको जिंदा रखना नामुमकिन है। फिर उसने समझाया कि ऐसे लोगों के पास सरवाइव करने के अपने अलग तरीके होते हैं। और बहुत जल्द सीरो ने इस जगह की सबसे क्रूअल सच्चाई अपनी आंखों से देख ली। कुछ लोग जबरदस्ती दूसरों का सामान छीन रहे थे। इतना ही नहीं, जो साथी हंटिंग के दौरान मर गए थे उन्हें भी फूड और ट्रेड गुड्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। उनके शरीरों को बांटा जा रहा था, खरीदा बेचा जा रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि लोग इस पर खुशियां मना रहे थे। वे किसी फेस्टिवल की तरह एक सो कॉल्ड मीट फीस्ट की तैयारी कर रहे थे। यह दृश्य देखते ही सीरो के पेट में जोरदार मरोड़ उठी। उसे इतनी घिन आई कि वहीं उल्टी आने लगी। लेकिन एजर ने तुरंत उसे रोक दिया और कहा, अगर तुम उल्टी करोगे तो तुम्हारी बॉडी और कमजोर हो जाएगी। उसी दौरान मेगन ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई। उसने कहा कि बीकन ने अभी तक कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू नहीं किया है। इसका मतलब यह नहीं कि उसमें हिम्मत की कमी है, असल में उसकी एम्बिशंस कहीं बड़ी हैं। वह यहाँ मौजूद हर इंसान को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है और अपना सबो नर्डिनेट बनाना चाहता है। कुछ समय बाद बेकन ने खुद एजर से फेस टू फेस मिलने की इच्छा जताई। एजर ने यह इनविटेशन स्वीकार कर लिया और सीरो से कहा कि वह अकेले वापस चला जाए। मागन ने भी कहा कि वह सीरो की सुरक्षा के लिए 2 मैन भेज देगा। सीरो की निगरानी के लिए भेजे गए दोनों सबऑर्डिनेट्स पहले से ही नाराज थे। उन्हें जलन हो रही थी कि बाकी लोग बिकन के लाए हुए खाने का मजा ले रहे हैं, जबकि उन्हें एक बच्चे की रखवाली करनी पड़ रही है। सच तो यह था कि वे सीरो की रक्षा करना ही नहीं चाहते थे। धीरे धीरे उनके मन में और भी बुरे विचार आने लगे। सीरो अभी छोटा था और उनकी नजर में इसका मतलब था नरम और आसान मांस। उन्होंने तुरंत कुछ नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपने कैप्टन की सजा का डर था और यह भी डर था कि कहीं रोज ना उन्हें ही खाना ना बना दे। दूसरी तरफ अकेला रह जाने के बाद सीरो पूरी तरह उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह कभी एगर जितना स्ट्रांग बन पाएगा। पहले जब भी उसके मन में सवाल आते थे, एगर असामान्य रूप से धैर्य दिखाता था और लगभग हर सवाल का जवाब देता था। सीरो हमेशा एजर की मॉन्स्टर जैसी ताकत देखकर हैरान रह जाता था। कई बार तो उसने सोचा कि शायद ओल्ड मैन इंसान ही नहीं है, लेकिन एजर सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता कि वह वास्तव में एक ऑर्डिनरी ह्यूमन है। वह मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन वह एक अलग तरह की एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है। यह सुनकर सीरो की एडमिरेशन और बढ़ जाती थी। धीरे धीरे सवाल पूछते पूछते उसे यह भी पता चला कि एजर की उम्र ऑलरेडी 88 इयर्स है। उसकी कोई खास हॉबी नहीं थी। जब उसे नींद नहीं आती तब वह कॉरिडोर में टहलने निकल जाता था। उसके 2 करीबी दोस्त भी थे जिनकी पर्सनालिटीज एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट थीं। लेकिन जब सीरो ने आखिरकार यह पूछा कि एगर इस सॉलिट्यूड नाम की प्रिजन में क्यों आया, तो पहली बार ओल्ड मैन की आवाज भारी हो गई। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा कि उसकी पत्नी, जो बेहद खूबसूरत थी और जिसकी मुस्कान हमेशा गर्मजोशी से भरी रहती थी, अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन एगर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक एक अजीब सी आवाज ने सीरो को जोर से वर्तमान में वापस खींच लिया। अगले ही पल हवा में चाबुक की तेज आवाज गूंजी और दरवाजा धड़ाम से खुल गया। एक बिल्कुल भी स्वागत न किया जाने वाला मेहमान अंदर आ चुका था। रोजना का असली निशाना तो बूढ़ा एगर था, लेकिन कमरे में नजर घुमाने के बाद उसे वहां सिर्फ अकेला सीरो दिखाई दिया। यह देखकर उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। उसने तुरंत उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह बिल्कुल उस छोटे कुत्ते जैसा लग रहा है जिसका मालिक उसे छोड़कर चला गया हो। सीरो के पास खुद को बचाने की कोई ताकत नहीं थी। वह तुरंत पीछे हटते हुए कमरे के कोने में जा फंसा
उसके पास मदद मांगने के लिए कोई नहीं था। जैसे जैसे रोजना कदम दर कदम उसकी तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसके दिल में डर और बेबसी बढ़ती जा रही थी। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है या नहीं। पूरा शरीर कांपते हुए उसने रोजना से विनती की, कृपया मेरे पास मत आओ। लेकिन यह सुनते ही रोजना जोर जोर से हंसने लगी। उसकी नजर में सिरो कोई इंसान नहीं बल्कि एक नया खिलौना था। वह उसे अपनी मर्जी से मारती, धक्का देती और परेशान करती रही। उसने हंसते हुए कहा कि लड़का काफी टफ लगता है, शायद उसके उन पुराने पेट से ज्यादा देर तक टिक पाएगा जिन्हें वह पहले खेल खेल में मार चुकी थी। उस भयानक दबाव के नीचे सीरो दर्द से सिर झुकाकर बैठ गया। फिर भी उसने अपनी बची हुई सारी हिम्मत जुटाकर रोजना को चेतावनी दी, अगर तुमने सच में मुझे हाथ लगाया तो तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी। लेकिन रोजना ने उसकी बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसने तिरस्कार से हंसते हुए कहा कि सिरो एक डरपोक बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं है, जो सिर्फ कांप सकता है और डर के मारे आंखें पलट सकता है। धीरे धीरे उसका धैर्य भी खत्म होने लगा। उसने चिढ़कर कहा, अगर तुम्हें ट्रांसफॉर्म होना है तो जल्दी करो, जितनी देर लगा रहे हो उतने बोरिंग होते जा रहे हो। आखिर में उसने फैसला किया कि कुछ समय के लिए सीरो को अपने पास ही रखेगी और उससे खेलती रहेगी। साथ ही वह चुपचाप एजर के रिएक्शन का भी इंतजार कर रही थी। उसे यह देखने में बहुत मजा आने वाला था कि सीरो की वजह से कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ एजर इस समय मगन और बीकन के साथ बैठा हुआ था। बीकन की नजर तुरंत एजर की गर्दन पर गई। वहां किसी भी तरह का रैंक मार्क नहीं था, जो इस सेल ब्लॉक में बेहद असामान्य बात थी, क्योंकि यहाँ रैंक ही सब कुछ माना जाता था। जब बीकन ने इसके बारे में पूछा तो एगर ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं बहुत पहले इस प्रिजन में आया था। उस समय प्रिजनर्स के बीच रैंक क्लासिफिकेशन जैसी कोई सिस्टम मौजूद ही नहीं थी। यह सुनकर बीकन और भी गंभीर हो गया जब उसे पता चला कि यह बूढ़ा आदमी न सिर्फ सोलिट्यूड के सबसे खतरनाक इलाकों में सालों तक जीवित रहा है, बल्कि जंगल नेटिव्स से अकेले लड़ चुका है। तो उसे तुरंत एहसास हो गया कि इस आदमी की ताकत सामान्य समझ से कहीं ज्यादा है। इसलिए उसने चुपचाप अपनी किलिंग इंटेंट की एक हल्की सी लहर छोड़ी ताकि एजर को टेस्ट कर सके। वह इतनी मामूली थी कि पास बैठा मेगन भी उसे महसूस नहीं कर पाया, लेकिन एजर ने उसे उसी पल पकड़ लिया। फिर भी उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उल्टा पास बैठा मेगन अचानक सिहर उठा। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई और वह सोचने लगा कि शायद कई दिनों से ठीक से खाना न मिलने की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन एगर का ध्यान अभी भी सिरों पर ही था, इसलिए वह ज्यादा देर रुका नहीं। वह अपनी जगह से उठा और जल्दी ही वहां से निकल गया। बेकन उसकी जाती हुई पीठ को चुपचाप देखता रहा। उस साधारण दिखने वाले बूढ़े आदमी के प्रति उसकी सावधानी और बढ़ चुकी थी। उसने मन ही मन एगर का नाम हमेशा के लिए याद कर लिया। उधर रोजना अपने इलाके में लौटने के बाद भी सिरो को लगातार इंसल्ट और टॉर्चर करती रही। उसने उसे इतना मारा कि उसका पूरा शरीर दर्द से जलने लगा। हालत ऐसी हो गई कि सिरो के लिए ठीक से आवाज निकालना भी मुश्किल हो गया। उस दर्द और अपमान के बीच एक पल ऐसा भी आया जब सिरो का मन डगमगा गया। उसने सोचना शुरू कर दिया कि शायद अगर वह हार मान ले, रोजना की बात मानकर उसका पेट बन जाए, तो शायद उसे कम तकलीफ झेलनी पड़े। शायद, बस शायद, वह इतना लंबा जिंदा रह सके कि किसी दिन अपने खोए हुए बड़े भाई से फिर मिल पाए। लेकिन जैसे ही वह पूरी तरह निराशा में डूबने वाला था, अचानक रोजना के एक सबऑर्डिनेट ने भागते हुए अंदर प्रवेश किया। वह घबराई हुई आवाज में खबर देने लगा कि ओल्ड मैन एगर बड़ी संख्या में लोगों को साथ लेकर उनके टेरिटरी के सामने पहुंच चुका है। यह सुनते ही सिरो के अंदर बुझ चुकी उम्मीद फिर से जल उठी। उसे अचानक यकीन हो गया कि वह अभी भी अकेला नहीं है। उसके पास अभी भी एगर है जिस पर वह भरोसा कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस बार बूढ़ा आदमी अकेला नहीं आया था। उसके पीछे लोगों का एक बड़ा समूह खड़ा था जो देखने में ही एक पावरफुल फोर्स लग रहा था। यह नजारा देखते ही मगन गुस्से से चिल्लाया, रोजना, तुम अपनी मौत खुद बुला रही हो। लेकिन रोजना पहले की तरह ही घमंडी बनी रही। उसने उल्टा मगन का मजाक उड़ाया और उसे बूढ़े आदमी के पीछे घूमने वाला एक मामूली कीड़ा बताया। उसने सबके सामने खुलकर उसे उकसाना भी शुरू कर दिया। मगन का खून खौलने लगा और वह आगे बढ़ने ही वाला था कि एजर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसके चेहरे पर अभी भी वही शांति थी,